होने वाली सबसे बड़ी जनगणना में हिस्सा लें, देश की प्रगति में हिस्सा लें। अगर आपकी गिनती नहीं हुई है तो हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन पर संपर्क करें। हमारी जनगणना, हमारा भविष्य। तो दौलत पर यह महाभारत छिड़ी है और मामला बन गया है बाबा बनाम कांग्रेस। बाबा रामदेव खुद इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। काले धन पर लंबे वक्त से बाबा की जबरदस्त मुहिम कांग्रेस को मुश्किल में डाल रही थी, लेकिन एकदम से दोनों के बीच खुली जंग क्यों शुरू हो गई? दरअसल जानकारों का मानना है कि इसके पीछे पूर्वोत्तर में बाबा रामदेव का दौरा है, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोला तो कथित तौर पर एक कांग्रेसी सांसद ने बाबा से अभद्र व्यवहार किया और यहीं से दोनों की जंग खुलकर सामने आ गई। दिग्विजय सिंह ने इस आरोप पर सफाई भी दी है। मेरे से अरुणाचल प्रदेश के माननीय सांसद जी मिले थे। वहां योगासन के बाद उन्होंने जो राजनीतिक भाषण देना चालू किया, सोनिया जी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जब बोलना चालू किया तो उन्होंने आपत्ति की कि बाबा जी, हम लोग तो यहां पर सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, आप इसको राजनीतिक मंच क्यों बना रहे हैं? ना तो उन्होंने कभी उनको इस बात को कहा कि यू ब्लडी इंडियन, ऐसी कोई बात सवाल ही नहीं उठता। अरुणाचल प्रदेश इस देश का अभिन्न अंग है। वो स्वयं उन्होंने सांसद महोदय, हमारी इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर है, कभी ऐसी बात कर ही नहीं सकती। तो सुन लिया बाबा जी, आपने ये शिकायत है कांग्रेस को, कह रहे हैं कि योग का मंच था, आपने उसे राजनीतिक मंच बना दिया। आप वहां पर आए, आप सोनिया गांधी, गांधी परिवार पर आपने हमले बोलने शुरू कर दिए। पहली बात तो अरुणाचल के लोग अत्यंत देशभक्त हैं और जब भी चीन अरुणाचल और तवांग के ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो जो है तवांग और अरुणाचल के लोग पहले जवाब देते हैं, केंद्र सरकार बाद में जवाब देती है। मैं स्वयं तवांग गया विपरीत परिस्थितियों के बीच और उसके बाद मैं वहां से जो है आकर के मुझे पूरी रात भर चलना पड़ा अगले कार्यक्रम के लिए। मैं गया और मैंने कहा यदि तवांग के लिए अपना सिर कटाना पड़ेगा तो पहले स्वामी रामदेव होगा। इसलिए अरुणाचल प्रदेश के लोगों को मैं 100% देशभक्त मानता हूं, लेकिन जिस सांसद की बात करें उन्होंने तो आकर के मुझसे खुद माफी मांगी है और कहा है कि स्वामी जी, जो मैंने ब्लड इंडियन और डॉग कहा, मुझे आप क्षमा कर दो, मैं आपका बच्चा हूं। और इस तरह से ये जो है देश के सामने लोगों को जो है मीडिया के माध्यम से जो गुमराह कर रहे हैं, ये गलत बात है। कांग्रेस तो ये कह रही है कि मंच आज भी था, लेकिन वहां पर आप राजनीतिक मंच आपने बना दिया। आप कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा पर आप वहां पर खड़े होकर वार करने लगे। मैंने केवल ये कहा था कि इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, सामाजिक और राजनीतिक समस्या, वह है गरीबी और उसका इलाज है भ्रष्टाचार और काले धन की अर्थव्यवस्था को खत्म करो। मैंने कोई भी सोनिया गांधी का, कोई भी इंदिरा गांधी का, किसी भी गांधी परिवार के व्यक्ति का नाम नहीं लिया। पूरी रिकॉर्डिंग है उस पूरे कार्यक्रम की और 25,000 से ज्यादा वहां पर लोग थे। उन्होंने सबने सुना है कि एक सांसद जो है एक राष्ट्र के सन्यासी को और भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं को ब्लडी इंडियंस और जो है कुत्ता और ये सब कहकर के चला जाता है। तो और इसके लिए कांग्रेस जो है इस मुद्दे से जो है ध्यान हटाने के लिए बाबा के ऊपर अनर्गल प्रलाप करती है, आरोप लगाती है बेतुके, जबकि पता है कि बाबा ने देश के लिए क्या किया। आज हमने करोड़ों लोगों को बाबा जी जब से ये पूरा मामला बाबा बनाम कांग्रेस बन रहा है, तब से बीजेपी बहुत मुखर हो गई है और आपके समर्थन में आ गई है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद बीजेपी की शय पर ही आप इतना बोल रहे हैं। देखिए, मैं तो देश को बचाने के लिए और इस देश के 120 करोड़ लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए इस बात को कर रहा हूं। इसमें बीजेपी ही क्यों, और भी बहुत सी राजनीतिक पार्टियां, वो लोग मेरे साथ में, कितने लोगों के मेरे पास में इसके बाद में फोन आए। तो अभी मैं इसको कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। इस पूरे मुहिम में एक दो पार्टियों को की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन जो भी देशभक्त लोग हैं, जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ हैं, वो सब लोग मेरे साथ में हैं। मैं इसमें ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहता। सब लोग मेरे साथ में, देश के मतलब बाकी पार्टियों लोग मेरे साथ में, बाकी पार्टियों के फोन आ रहे हैं, बाकी पार्टियों के फोन आ रहे हैं और आप लोग जाकर के इंटरव्यू भी लोगे तो वो इस पूरे जो है जो कांग्रेस के सांसद ने पास किया है, इसके खिलाफ खड़े हैं वो सब लोग।
बाबा जी, लेकिन बीजेपी के नेता हैं विनय कटियार, वो तो ये कह रहे हैं कि बाबा रामदेव को राजनीति से दूर ही रहना चाहिए, बेहतर होगा, योग सिखाएं तो बेहतर होगा। कह रहे हैं कि राजनीति में जो आता है उसकी पूरी जन्म कुंडली बन के रखी जाती है जनता के सामने। नहीं, मेरी जन्म कुंडली तो हमेशा से देश के पास रही। मेरे नाम से तमाम वेबसाइटें बनी हुई हैं। मैं जिस गांव में, जिस घर में मैं पैदा हुआ, उससे लेकर के मैं तो अपनी जन्म कुंडली खुद ही बताने के लिए तैयार हूं। मेरी वैसी जन्म पत्री तो बनी ही नहीं है, क्योंकि मैं तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में, सामान्य किसान के घर में पैदा हुआ हूं ना। मेरी जिस परिवार में मैं पैदा हुआ, सन्यासी यद्यपि पूरे देश का होता है, लेकिन जिस परिवार में मैं पैदा हुआ 7 पीढ़ियों में उसने कोई पाप नहीं कर रखा, बाबा ने कोई पाप नहीं कर रखा। तो बाबा की जन्म कुंडली तो किसी और से पूछने की जरूरत नहीं, बाबा ही हमेशा हाजिर रहता है। वैसे बाबा जी, आप ही के प्रदेश के जो नेता विपक्ष हैं और टिहरी के जो विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि बाबा जी के खिलाफ सीबीआई जांच बिठानी चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं कोई अजात शत्रु नहीं हूं, और मुझे पता है कि जब मैंने इस गंदी राजनीति को साफ करने की कसम खाई है और कहा है कि हम एक भारतीय राजनीति का पुनर्जन्म करेंगे, और भगवान राम और कृष्ण की तरह चल करके जो भ्रष्ट, बेईमान, चोर, गद्दार और जो राक्षस और रावण जो सत्ताओं में बैठ गए हैं, कुछ अच्छे लोग जरूर हैं, उनका मैं हृदय से आज भी प्रशंसक हूं, और कल भी उनको सबको और देश के लोगों को ही साथ में लेकर के मुझे तो काम करना है। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कोई राजनीतिक पद नहीं पाना है। इसलिए पर बाबा जी, राजनीतिक पार्टी तो बनानी है। देखिए, राजनीतिक विकल्प क्या होगा, इसमें अभी थोड़ा वक्त है। आप जून महीने तक इंतजार कीजिए, सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। अगली लोकसभा में हम ऐसे उम्मीदवार देंगे 543 सीटों के ऊपर, जो निर्दोष होंगे, निष्कलंक होंगे, बेदाग होंगे, और देश के लोग उन पर भरोसा कर सकेंगे, और उनके माध्यम से ही हम इस भारतीय राजनीति के पाप को साफ करेंगे। मतलब पूरी तैयारी है जनता के बीच जाने की, राजनीतिक मंच के जरिए जून तक जनता को इंतजार करना चाहिए, यही संदेश दे रहे हैं बाबा रामदेव। हाँ, मैं कह रहा हूं, और वो राजनीतिक विकल्प, उसमें बहुत सी वर्तमान राजनीतिक पार्टियां भी सम्मिलित होंगी, राजनीतिक व्यक्ति सम्मिलित होंगे। इसमें ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, जहां पर इस देश के लिए जो जीने और मरने वाले लोग हैं, जो अभी नेपथ्य में थे और जो अधिकांश दूसरे लोग घुस गए थे, तो अब अच्छे लोगों को, सच्चे लोगों को भारतीय राजनीति में प्रवेश करने का हम अवसर उपलब्ध कराएंगे, और भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जो हमने एक वोट बैंक किया है, वो उनको विजय दिलाएगा, और भारत की संसद बनेगी, सत्ता बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी, भारत का ये भ्रष्टाचार भी मिटेगा, और भारत का जो धन बेईमान गद्दार लोगों ने लूटा वो वापस दिलवाएंगे, और आगे से ना लूट पाए, क्योंकि अभी भी हमारे देश में राष्ट्रीय संपदा करीब 10,000 लाख करोड़ रुपए की है। यदि इनको न हटाए तो और लूट लेंगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव जी, हमारे साथ बने रहने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। बाबा रामदेव, जिनका कहना है कि बिना जेब के फकीर है वो। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, हमारे साथ बने रहने के लिए। तो बिना जेब के फकीर बाबा रामदेव, साफ कर दी उन्होंने अपनी मंशा। जून तक किसी न किसी तरह का राजनीतिक कोई मंच देखने के लिए मिलेगा, जिसके ऊपर आकर बाबा रामदेव देश में जो भ्रष्टाचार की उनकी मुहिम है उसे और जोरदार ढंग से उठाएंगे। ये कहना था बाबा रामदेव का। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको भारतीय रेल की एक तस्वीर। नाक फासला हजारों फीट की ऊंचाई पर, और ये खतरों से बेपरवाह यहां तक पहुंचे हैं अंगारों से। पर अब आखिरी राउंड, लगता है रिस्क नहीं है तो कौन बढ़ेगा आगे? पर बिना कॉन्डम। समझदार थे जो सबसे बड़े खतरे से डर गए और घर गए। सबसे बड़ा खतरा HIV, यौन संक्रमण और अनचाहे गर्भ का खतरा। और जो समझे ये बात, वही है मुकद्दर का सिकंदर। अपनी बचत को बदल दें शुद्ध सोने में। रिलायंस गोल्ड सेविंग्स फंड NFO 28 फरवरी 2011 को बंद होगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। गैसोफाज करे बदहजमी, गैस एसिडिटी जैसी पेट की तकलीफों का हल तुरंत। तो मिस्टर पेट की सुनो, सिर्फ गैसोफाज सुनो। मकान बनाते समय लापरवाही भूकंप में महंगी पड़ सकती है। भूकंप से ईंट या पत्थर की चुनाई वाले मकान में दरारें न आए, इसलिए आप लिंटल और प्लिंथ लेवल पर और जोन 5 के मकान में सिल लेवल पर भी भूकंप पट्टियां लगवाएं। हर कोने और जोड़ पर खड़े सरिये लगवाएं। घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर NDMA। मार देंगे आप।
जिन्होंने आरटीआई का गवर्नमेंट ने कानून बनाया और आरटीआई के लिए जिन लोगों ने कार्य किया उन लोगों को कितनों को मौत के घाट उतार दिया है, उसमें सरकारें शामिल थी। इसलिए इससे बच नहीं सकते ये लोग। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सरकार के नाम पर आप सरकारी आतंकवाद चलाएंगे कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए, उसको कुचल दो, उसको दबा दो, उसको ब्लड इंडियन, उसको कुत्ता खाओ। ये नहीं चलने वाला इस लोकतंत्र के अंदर। और बाबा को तो कम से कम ये दबा नहीं सकते। बाबा को पहले तो दबा सकते थे, लेकिन अब बाबा हो गया है मजबूर। अब मजबूर नहीं है बाबा। अब बाबा के साथ 120 करोड़ भारत वाले खड़े हो गए हैं। अब तो ये पापी मरेंगे, बाबा को नहीं मार सकते। बोल से बहुत लोग बोलते हैं बाबा अपनी जो है हिफाजत करो, अपनी सुरक्षा करो। इस बार भगवान ने मुझे काल बना करके पैदा किया इन भ्रष्टाचारियों का। तो अब भ्रष्टाचार का काल आएगा, बाबा सुरक्षित रहेगा। और इस देश के लोग भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आर्मी और फोर्स वाले भी बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो राजनेताओं से भी ज्यादा मुझे मेरी हिफाजत करते हैं। बोले बाबा को बचाना जरूरी है, देश बच जाएगा। भारत में वो होगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इनको अभी दिल्ली से दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे देश में दिख रहा है। मुझे भारत का भविष्य, भारत का वर्तमान सुरक्षित दिख रहा है, क्योंकि भारत अब खड़ा हो गया है। क्योंकि देश दिल्ली से नहीं चलता है, देश के लोगों से चलता है। तो दिल्ली में सरकारें चलती है, खाली देशवासियों से चलता है और देशवासी हमारे साथ खड़े हैं। अदालत में जो लोग काम कर रहे हैं वो सभी हमारे संपर्क में हैं। जैसे राम जेठमलानी जी काम कर रहे हैं, तो वो जो है दो बार योगपीठ में आ चुके हैं। अभी भी 27 फरवरी को 23 मार्च को जो कार्यक्रम होगा वो हमारे साथ में होंगे। तो अदालत में और जो अलग अलग संगठन, जो बुद्धिजीवी अलग अलग काम कर रहे हैं, वो सारे संगठन हमारे संपर्क में, हमारे साथ। अभी तो 27 फरवरी और 23 मार्च को देखो, उस दिन जो जलजला होगा, पूरा देश खड़ा होगा दिल्ली में, और उसके बाद पूरे देश में जलजला होगा। अब हम जो है 2 बार खाली केंद्र सरकार को चेताने के लिए 27 फरवरी और 23 मार्च को दिल्ली में कर रहे हैं कार्यक्रम। और उस समय जो देशभक्तों का वहां पर जलवा देखने को मिलेगा, वो उससे सरकार की या तो आंखें खुल जाएंगी, नहीं तो फिर हम महात्मा गांधी जी वाली नीति पर आएंगे। जो आंदोलन का जो हमारा स्वरूप है उसको डिसेंट्रलाइज करेंगे। विकेंद्रीकरण की नीति है ना हमारी, तो ये तो साम्राज्यवाद और जो है वंशवाद, परिवारवाद और जो है बाजारवाद, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन पर, पूंजीवाद पर चल रही है सरकार। हम इसको विकेंद्रीकरण करेंगे पूरे देश में। जब आंदोलन खड़ा होगा, क्योंकि करोड़ों भक्त हैं हमारे, करोड़ों प्रशंसक है, उनको तैयार कर दिया हमने देश के लिए, तो पूरे हिंदुस्तान में जब बगावत होगी, इसको कैसे रोकेगी सरकार?